Hello everyone, welcome with Elias Talk. My today's topic is 5 Law of Library Science. Here we will see how this topic is important for the view of exam. क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन तो आना ही आना है। अभी हम रिसेंटली के एग्ज़ाम हुआ था 29 दिसंबर को राजस्थान लाइब्रेरी का, जो कि कैंसिल भी हो गया। उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अधिक बल देता है? फोर्थ लॉ, थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकेंड लॉ। तो इस आंसर को हम कैसे सही कहेंगे, इसके लिए हमें आगे की वीडियो को देखना होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रंगनाथन ने एक कॉन्सेप्ट लाया था ट्रिनिटी का, ट्रिनिटी एंड लाइब्रेरी। ट्रिनिटी मीन्स बुक, रीडर एंड स्टाफ। ये तीन कंपोनेंट हैं लाइब्रेरी में जो कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, लाइब्रेरी के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। ओके, हम ये भी देखेंगे कि ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है वो तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अगर बुक होगा तो रीडर होगा, और रीडर होगा तो बुक और रीडर को मैनेज करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कंसीव इन 1924 में इसको कंसीव किया गया। आफ्टर दैट इट वाज प्रेजेंटेड बाय रंगनाथन फर्स्ट टाइम इन 1928 एट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ टीचर हेल्ड इन मीनाक्षी कॉलेज, अनामलाई नगर। तो हम देखेंगे कि ये जो कॉलेज है मीनाक्षी कॉलेज, अनामलाई नगर, इससे क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर सबसे पहले 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को रखा गया था। तो वो था कॉन्फ्रेंस में, जो कि मीनाक्षी कॉलेज अनामलाई नगर में हुआ था। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना होगा। उसके बाद ये बुक फॉर्म में आया 1931 में, जो कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पब्लिश किया। तो हमें किसी भी बुक का ईयर और उसके पब्लिकेशन को याद करना ज़रूरी होता है। चलिए तो फिर हम देखते हैं कि ये तो था कि फ़र्स्ट टाइम कब वो बुक फॉर्म में आया। तो इसका फर्स्ट एडिशन 1931 बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड सेकेंड एडिशन बाय इन 1957 इट इज़ ऑल्सो बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। चलिए तो अब हम 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस देखेंगे, जो कि फर्स्ट है बुक आर फॉर यूज़, एवरी रीडर इज़ अ बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, फोर्थ लॉ सेव द टाइम ऑफ यूज़र, एंड फिफ्थ लॉ लाइब्रेरी इज़ एन ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि इन लॉ के थ्रू क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हमारे लाइब्रेरी में होता है। चलिए, फर्स्ट लॉ बुक आर फॉर यूज़। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, फर्स्ट लॉ रिप्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक प्रिजर्वेशन लाइब्रेरी। पहले कॉन्सेप्ट ये था कि लाइब्रेरी जो होती थी केवल बुक प्रिजर्वेशन के लिए होती थी, एक अलमारी में बंद डिब्बे की तरह होती थी। लेकिन अब इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। फर्स्ट लॉ ने इसके पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। अब लाइब्रेरी जो है प्रिजर्वेशन के साथ साथ डिससेमिनेशन का भी काम करती है। डिससेमिनेशन किस चीज़ का? नॉलेज का। अब हम इसके इम्प्लीकेशंस को देखेंगे। लाइब्रेरी लोकेशन, लाइब्रेरी आवर्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लाइब्रेरी स्टाफ, बुक सेलेक्शन। वन बाय वन इस पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले है लाइब्रेरी लोकेशन। लाइब्रेरी मस्ट लोकेटेड इन द मिड्स ऑफ द यूज़र। इफ़ इट इज़ अ पब्लिक लाइब्रेरी इट शुड बी लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, फ्री फ्रॉम नॉइजेज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। तो लाइब्रेरीज़ ऐसी जगहों पे होनी चाहिए जहाँ ना कोई डिस्टर्बेंस हो, ना नॉइज़ हो, और इजी टू वे हो, सभी तरह के लोग वहाँ पे जा सके अगर पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइब्रेरी आवर्स। Library hours timing depends upon the community it serves, and opening and closing hours ensure maximum utilization of library resources. If it is academic library, if it is public library, any library, they have to work out on their time according to the community user. जिस तरीके के या जिस टाइप के यूज़र्स वहाँ आते हैं, जैसे वो यूज़ करते हैं, जो उनकी टाइमिंग है, तो इसके लिए हमें लाइब्रेरी आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर। अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग साइज़ में इंक्रीज़ करने वाली होनी चाहिए। इसके लिए साइज़ जो बताया गया है वो है ITLU एंड O, जिसको हम कहीं से भी बढ़ा सकते हैं। और फर्नीचर शुड बी कंफर्टेबल, फंक्शनल एंड ईजी टू यूज़। स्टैक रूम शुड बी वर्मिन प्रूफ, थेफ्ट प्रूफ एंड एयर प्रूफ, लाइट फैंस एंड साउंड प्रूफ फ्लोर्स। तो फ्लोर्स, ये सब सारी चीज़ें, लाइट फैंस एक्सेट्रा होने चाहिए, जिससे कि यूज़र को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो और वो कंफर्टेबली बैठ के 2-4 घंटे जितना भी समय वो अपना देना चाहता है लाइब्रेरी को, वो दे।
उसके बाद लाइब्रेरी स्टाफ। लाइब्रेरी स्टाफ की अगर हम बात करें तो हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनली ट्रेंड स्टाफ्स लाइब्रेरीज़ में होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उनको लाइब्रेरी के सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा तो वो कैसे यूज़र को हेल्प करेंगे। उनको यूज़र को हेल्प करने के लिए उन्हें सभी तरीके की नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि हमारा मोटो भी है, लाइब्रेरी स्टाफ का मोटो भी है कि सर्विस विद स्माइल। दे हैव टू कीप काम, दे हैव टू कीप पेशेंस, बिकॉज यूज़र्स are not aware of everything about library functioning, so they have to keep in mind how behave to the users. And next point is book selection. हम अपने कम्युनिटी को ही देखेंगे, जिस टाइप की कम्युनिटी लाइब्रेरी में विजिट करती है हम उसके अकॉर्डिंग बुक सेलेक्शन भी करेंगे. वी हैव टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल यूजर. ओके. Second is every reader is a book. It is also said to be as book for all और एजुकेशन फॉर ऑल. पहले क्या होता था कि जो लाइब्रेरी की एजुकेशन थी जो या लाइब्रेरी का जो यूज़ था वो कुछ स्पेशल क्लासेस के लिए होता था, एलिट्स क्लासेस के लिए होता, वहाँ पे सभी लोग नहीं जा सकते थे. लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को सेकेंड लॉ ने चेंज कर दिया है. बुक इज़ फॉर ऑल. Approaches user point of view, emphasize library services, every kind of reader, irrespective of age, vocation, sex, the capacity for self-help and ability to read. तो जिस टाइप का भी यूज़र हो, वो जिस एबिलिटी में आता हो, जिस तरह का हो, उसको लाइब्रेरी यूज़ करने दिया जाएगा. Now its implication. First implication is obligation of the state. Obligation of the state, in which state plays an important role establishment and maintenance of library system and their development along proper lines is state's responsibility. ये state की responsibility है कि वो जो भी इस्टेब्लिशमेंट लाइब्रेरी का हो रहा है या मेंटेनेंस हो रहा है, लाइब्रेरी सिस्टम का जो भी मेंटेनेंस हो रहा है, तो उसके डेवलपमेंट को प्रॉपर लाइन जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही काम करे. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इन द इज़ द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन. जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि सेकेंड लॉ उसका आंसर बताया था, वो जो क्वेश्चन था, तो इसी लॉ के थ्रू हम देख सकते हैं कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन भी इसी का एक इम्प्लीकेशन है. रिकमेंडिंग मेकिंग अ प्रोविजन फॉर यूनियन लाइब्रेरी एक्ट, नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी लॉ एंड फाइनेंस. नेक्स्ट इज obligation of library authority. Library authority means the head of the library, the committee of the library which work for library. So they have two types of choices of books and choices of staff. जैसे कि कम्युनिटी होंगे, जैसे कि यूज़र्स होंगे, जिस टाइप के यूज़र्स ग्रुप होंगे उसी टाइप की बुक्स को चॉइस करना ये लाइब्रेरी अथॉरिटी का काम है. जिसका डिमांड है उसी का सप्लाई करना लाइब्रेरी अथॉरिटी का काम. नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ. Sorry, it have written wrong application. Please correct it by obligation. Now, obligation of library staff to provide every type of services or documents which a user want for their own purpose. For example, to provide bibliographical indexing, abstracting and other services to the user as per their requirement. Now, अब हम देखेंगे कि ये तो हुआ लाइब्रेरी स्टाफ की बात, लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ की बात, स्टेट की बात. नाउ वी कम टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर. इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ रीडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लाइब्रेरी इन ऑर्डर टू यूज़ एंड यूटिलाइज लाइब्रेरी रिसोर्सेज. तो लाइब्रेरी रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में भी यूज़र को पता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज़ एवरी बुक इट्स रीडर, मैक्सिमम यूज़ ऑफ बुक्स बाय देयर रीडर. क्योंकि बुक्स पे हमको ये लॉ बुक पे फोकस कर रहा है, तो हमें जितना यूज़ हो सके उतना बुक को यूज़ कराना होगा रीडर्स के द्वारा. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इम्प्लीकेशन में, जो कि ओपन एक्सेस इज अलाउड टू सेलेक्ट बुक्ड आइटम्स ऑन द सेल्फ्स ऑन हिज हर ओन, इंक्रीजेज द यूज़ ऑफ बुक्स. इससे क्या होता है कि जो क्लोज एक्सेस का कॉन्सेप्ट है जिसमें लाइब्रेरी स्टाफ्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और जो यूज़र होते हैं वो रिजर्व हो जाते हैं कुछ बुक्स के लिए, तो इसके लिए ओपन एक्सेस ज़रूरी है. और क्वेश्चन भी पूछता है कि ओपन एक्सेस एम्फेसाइज विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सो दैट इज़ थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस. नेक्स्ट इज सेल्फ अरेंजमेंट. क्लासिफाइड सीक्वेंस होना चाहिए, अरेंजिंग बुक इन सेम सब्जेक्ट फॉर इजी ब्राउजिंग, वेल डिवाइस गाइड्स एंड लेवल. easy access in the sense कि heights of racks should be maintained according every users in the sense कि वो उनके हाइट को कवर कर सके. नेक्स्ट इज कैटलॉग.
अगर कोई यूज़र लाइब्रेरी में आता है तो सबसे पहले वो कैटलॉग सर्च करता है। कैटलॉग सर्च करता है तो एक डॉक्यूमेंट एक ही नाम से नहीं होते हैं, उसके लिए हमें क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री, ये सारी एंट्रीज उसके प्रिपेयर करनी होगी किसी भी डॉक्यूमेंट की, जिससे कि अगर ऑथर रीडर जो है वो किसी भी सर्च से आए तो वो उसको मिल सके। नेक्स्ट इज़ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर पब्लिसिटी नहीं होगी तो जो रीडर्स है वो नई चीज़ें आ रही हैं या जो भी चीज़ें लाइब्रेरी में हो रही है उसके बारे में उन्हें पता नहीं चलेगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में उन्हें पता नहीं चलेगा। सो थ्रू एनुअल मैगजीन्स, लाइब्रेरी बुलेटिन्स एंड मैगजीन्स, प्रिंटेड कैटलॉग, subject book list and list of added edition should attract the attention of reader. Now display of books display of books, if new books arrives in library, if new documents arrives in library, documents are in any form, if it is general, magazine, etc., anything, so they have to know, readers have to know what has acquiesced in the library. So they have different display सेक्शन फॉर ओल्ड बुक्स, फॉर न्यू बुक्स। ओल्ड बुक्स की भी डिस्प्ले होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि अगर कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो लगता है कि डिमांड नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभार यूज़र का उन पर ध्यान चला जाता है। फोर्थ लॉ इज सेव द टाइम ऑफ रीडर। देयर शुड बी नो टाइम लैग बिटवीन द डिमांड एंड द डॉक्यूमेंट सप्लाई। नाउ implications, classified arrangement, catalog entry, as we said that catalog, that entry should be prepared at every point, at title, at author, collaborator, subject entry, call number entry, every entry. Okay, next is open access. As we see above, what is open access? Next is reference service. Reference service in the sense, फॉर एग्जाम्पल इंटर लाइब्रेरी लोन, अगर आपकी लाइब्रेरी में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो जो वहाँ की लाइब्रेरी है वो यूज़र को उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए कोशिश करता है कि वो दूसरे लाइब्रेरी से लेके उन्हें अवेलेबल करा सके, क्योंकि हमारा लाइब्रेरी का मेन मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टू फुलफ़िल द नीड्स ऑफ यूज़र. Next is issue method. Issue method should be easy and reader get to know about it. Next is centralized or prenatal cataloging. That means 2 or more libraries make a central catalog, a main catalog. Stack room guide. अगर ओपन एक्सेस सिस्टम है, यूज़र को खुद जाना है अंदर तो वो खुद स्टैक रूम्स, बे गाइड्स, ये सब सारी चीज़ें, गाइड मतलब गाइड इन द सेंस लेबलिंग होनी चाहिए, सब सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि यूज़र को इजी हो सके कि किस सब्जेक्ट की या किस जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ है. एंड एट लास्ट पॉइंट इज़ लाइब्रेरी लोकेशन. एज इट इज़ लाइब्रेरी लोकेशन शुड बी इन मिड. नाउ लास्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, that is 5 law of library science. As we know, library is an growing organism. Why growing organism? क्योंकि किसी भी चीज़ का ग्रोथ नहीं रुक सकता, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, चाइल्ड हो, एडल्ट हो. उसी तरीके से इंफॉर्मेशन भी ग्रोइंग continuously and now today time information is in vast. So Ranganathan advises 2 types of growth in library, child and adult. Storage and repository libraries indicated as child growth and adult growth. Now its implication. Growth in size, as I said, साइज़ में ग्रोथ होगा ही. साइज़ इन द सेंस डॉक्यूमेंट्स बढ़ेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी, नई नई जो भी टेक्निक्स आ रही है वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तो ग्रोथ तो होना ही है और साइज़ में इंक्रीज़ होना ही. नेक्स्ट इज़ लाइब्रेरी बिल्डिंग. मैंने बताया ILTUO शिप का होना चाहिए जिसको हम कहीं से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ रीडर. रीडर का भी ग्रोथ होना ही है क्योंकि आजकल डॉक्यूमेंट बहुत सारे फॉर्म्स में हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अदर टाइप्स की बुक्स में, डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके लिए रीडर का भी ग्रोथ बढ़ना तय है. नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ स्टाफ. बुक्स बढ़ेंगी, साइज़ें बढ़ेंगी, रीडर्स बढ़ेंगे, तो स्टाफ का भी ग्रोथ होना ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ वी से अकॉर्डिंग टू लॉ every 50 reader there should be one staff. Okay. नेक्स्ट इज़ रीडिंग. रीडिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, क्योंकि अगर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है तो हमें नई चीज़ों को इक्विप करने के लिए पुरानी चीज़ों को निकालना होगा. ऐसा नहीं है कि सारी पुरानी चीज़ों को, जो किताबें जैसे कि ख़राब हो गई हैं, कीड़े लग गए हैं, फट गए हैं या बहुत दिनों से यूज़ में नहीं है, तो ऐसी किताबों को हम कटाई छटाई कर देते हैं. तो रीडिंग इन द सेंस कटाई छटाई. नाउ these are all 5 law of library science. After this, in 1992, James R. Rittig revised the 6th law as an extension of Ranganathan's 5 law of library science. So every reader his freedom. इन 5 लॉ को देखते हुए जेम्स आर रिटिग ने
एक छठा लॉ दिया जिसको कहते हैं एवरी रीडर हिज फ्रीडम। तो सभी रीडर का अपना फ्रीडम है, वो जैसे चाहे वैसे डॉक्यूमेंट को यूज़ करके अपने इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकता है, अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है। सो दैट्स ऑल। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें मिल जाएगा। गो थ्रू इट, सॉल्व द क्वेश्चन एंड एन्जॉय द वीडियो। थैंक यू।